इंडिया में कास्ट सिस्टम एक कॉन्फ्लिक्ट है। हम किसी भी लेवल पर उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। लोग अपने अपने एजेंडा के हिसाब से ये थ्योरीज बनाए हैं। आर्यंस खुद को ऊंचा समझते थे। नॉन आर्यंस के साथ यहाँ पे अत्याचार होता था। ब्राह्मणों ने कास्ट सिस्टम बनाया ताकि अपना स्टेटस सोशल हायरार्की में टॉप पे रख सके, और इसलिए उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा। ये थ्योरी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने बनाई थी और आज पॉलिटिशियंस इसको पॉलिटिकल टूल बना चुके हैं। कि राहुल गांधी अक्सर इस थ्योरी का जिक्र करते हैं। आपको ये कोई नहीं बताएगा। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका असली कारण समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए 3 मेन रीजंस जिम्मेदार थे। दोस्तों, कास्ट सिस्टम और इससे जुड़ी डिस्क्रिमिनेशन हमारा सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू है जिसे सॉल्व किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सच में इसको सॉल्व किया जा रहा है? नहीं, बस डिस्कशन होती है, और वो फिर गलत जगहों पर। कोई विदेश में जाके बोलता है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम एक कॉन्फ्लिक्ट है जो हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन जहां ये डिस्कशन होना चाहिए और जहां ये सॉल्व किया जाना चाहिए वहां नहीं होती है। कास्ट सिस्टम के नाम पर हमें कितने सालों से डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस डिवीजन से हमारा डेवलपमेंट कितनी रुकी हुई है? चाहे वो किसी की पर्सनल डेवलपमेंट हो या फिर सोशल डेवलपमेंट या नेशनल डेवलपमेंट, हम किसी भी लेवल पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमें जिस चीज पर फोकस करना चाहिए उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, और हमेशा करने नहीं दे रहे हैं यहाँ के पॉलिटिशियंस और कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के लोग। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम कोई इशू नहीं है, ये एक बड़ा इशू है हमारे सोसाइटी में, और इस इशू को सॉल्व करने के लिए इसके ओरिजिन के बारे में जानना जरूरी है कि ये क्यों लाया गया था और इसका मकसद क्या था। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे इसके ओरिजिन के बारे में जानने के लिए, तो आपको 15-20 आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे जो अलग अलग थ्योरीज बताएंगे। लोग अपने अपने एजेंडा के हिसाब से ये थ्योरीज बनाए हैं। मुझे रिसर्च गेट पर एक आर्टिकल मिला जिसमें कास्ट सिस्टम की ओरिजिन के बारे में 10 थ्योरीज का जिक्र है, और ये थ्योरीज एक दूसरे से काफी अलग है। उसमें एक थ्योरी है रेशियल थ्योरी। उसमें 3 स्कॉलर्स का नाम आता है कि उन्होंने इसको फैलाया था। हर्बर्ट रिजली, जीएस घुरे और डीएन मजुमदार। इस थ्योरी का कहना है कि जब आर्य लोग इंडिया आए तो उनके पास एक कास्ट स्ट्रक्चर था जो यहाँ के कास्ट सिस्टम से मैच करता था। आर्यंस खुद को ऊंचा समझते थे। जब उन्होंने यहाँ अटैक किया तब उनके पास अपनी महिलाएं नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहाँ के महिलाओं से शादी की। लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को नॉन आर्यंस के साथ शादी करने नहीं दी। नॉन आर्यंस के साथ यहाँ पे अत्याचार होता था, उन्हें सप्रेस किए जाने लगा। इस सप्रेशन ने यहाँ पे कास्ट सिस्टम का बेस बना दिया। लेकिन दोस्तों, इस थ्योरी को कई स्कॉलर्स और हिस्टोरियन ने अनरियलिस्टिक और बकवास माना है। फिर एक है पॉलिटिकल थ्योरी जो आजकल पॉलिटिशियंस ज्यादा यूज करते हैं अपने वोट बैंक के लिए। इस थ्योरी के मुताबिक ब्राह्मणों ने कास्ट सिस्टम बनाया ताकि अपना स्टेटस सोशल हायरार्की में टॉप पे रख सकें। ब्राह्मण्स जो टीचर्स थे उन्होंने नॉलेज को कंट्रोल किया था, और इसलिए उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा। ये थ्योरी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने बनाई थी और बाद में इसे इंडियन स्कॉलर्स ने अपनाया, और आज पॉलिटिशियंस इसको पॉलिटिकल टूल बना चुके हैं। इवोल्यूशनरी थ्योरी के मुताबिक कास्ट सिस्टम लंबे समय तक चलने वाला एक सोशल इवोल्यूशन का नतीजा है जो एकदम से नहीं बना बल्कि धीरे धीरे डेवलप हुआ। दोस्तों, रिसर्च गेट की इस आर्टिकल में आपको 10 थ्योरीज मिलेंगी, लेकिन सवाल ये है कि आपको किस थ्योरी पर बिलीव करना है। आपको ये कोई नहीं बताएगा। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका असली कारण समझना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रॉब्लम को समझना छोड़कर सिर्फ सरफेस लेवल के डिस्कशन में फंसेंगे तो कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। असली सोल्यूशन वही मिलेगा जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई है। बिल्कुल उसी तरह कास्ट सिस्टम जैसे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें उसका असल मूल कारण को समझना पड़ेगा। ये सिस्टम हजारों सालों से एग्जिस्ट करता है, और इसका ओरिजिन और इश्यूज के रीजन्स को समझने के लिए हमें हिस्ट्री का डीपर एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। हमारी सबसे पुरानी धार्मिक ग्रंथों में से एक ऋग्वेद को इस टॉपिक पर सबसे प्रामाणिक माना जाता है। वेदों के जानकार और स्कॉलर्स ये मानते हैं, आप ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, कि ऋग्वेद के हिसाब से जो हम आज कास्ट सिस्टम कहते हैं वो एक्चुअली वर्ण व्यवस्था है। कास्ट वर्ड एक्चुअली पोर्तुगीज ओरिजिन है। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सोसाइटी के लोगों को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जिनके पास एजुकेशन और नॉलेज होता था, ये लोगों को पढ़ाते थे और धार्मिक काम करते थे। क्षत्रिय ये योद्धा और शासक होते थे, इनके पास शक्ति होती थी, ये लोगों की और प्रदेश की रक्षा करते थे। वैश्य ये व्यापारी और कृषि में इन्वॉल्व होते थे, ये समाज में इकोनॉमिक कंडीशन को संभालते थे। शूद्र इनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती थी, ये कुछ स्पेसिफिक स्किल्स में इन्वॉल्व होते थे, और साथ में ये मैनुअल लेबर
और साफ सफाई जैसे काम भी करते थे। ये डिवीजन ऑक्यूपेशन और स्किल्स के हिसाब से किया गया था, जिससे सोसाइटी स्मूथली फंक्शन कर सके। इसलिए हम इसे फंक्शनल सिस्टम भी कह सकते हैं। ये सिस्टम स्किल्स और ड्यूटीज पर बेस्ड था, ना कि डिस्क्रिमिनेशन पर। अगर आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें तो हम इसे इजीली समझ सकते हैं। जैसे सीईओज कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इनके पास हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन और नॉलेज होती है। मैनेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। एम्प्लॉइज ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और बिजनेस फंक्शन में काम करते हैं, दूसरे जो साफ सफाई और मेंटेनेंस जैसे काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो यह वर्ण व्यवस्था भी एक तरह से आजकल के कंपनीज के फंक्शनल रोल्स जैसा था, जहां लोगों को उनके स्किल्स के हिसाब से काम दिया जाता था ताकि सोसाइटी एफिशिएंट तरीके से चले। पहले जो वर्ण व्यवस्था था वो फ्लेक्सिबल था, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था और लोग अपने नॉलेज और स्किल्स को इंप्रूव करके किसी भी वर्ण में शिफ्ट हो सकते थे। फॉर एग्जांपल, महर्षि विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, वो अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ा के ब्राह्मण बने थे। महर्षि वाल्मीकि जो पहले एक शूद्र थे और अपना गुजर बसर लोगों को लूट कर करते थे, बाद में उन्होंने अपना अंदर परिवर्तन लाके नॉलेज गेन की और एक ब्राह्मण बनकर रामायण जैसी महान ग्रंथ की रचना की। ये सभी इस बात का सबूत है कि पहले वर्ण व्यवस्था फ्लेक्सिबल था और नॉलेज और स्किल्स के हिसाब से लोग अपना पोजीशन चेंज करते थे। समय के साथ वर्ण व्यवस्था रिजिड होने लगी। इसके लिए तीन मेन रीजन्स जिम्मेदार। नंबर 1, सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस। जैसे जैसे समय बीतने लगा सोसाइटीज भी कॉम्प्लेक्स होने लगी, नए राज्य बने, लोगों को उनके काम के बेसिस पर सप्रेस किया जाने लगा। सोसाइटी में लोग ग्रुप्स में डिवाइड होने लगे। जिसके पास जो स्टेटस और स्किल्स होता था वो अपने बच्चों को ट्रांसफर करने लगे। ब्राह्मण अपने बच्चों को एजुकेशन और वही काम देने लगे। राजा के बच्चे राजा बने और फार्मर के बच्चे फार्मिंग करने लगे। इस तरह से वर्ण व्यवस्था हेरिडिएटरी बन गई, जिसमें ऑक्यूपेशन का जन्म से रिलेशन बन गया। नंबर 2, रिलीजियस और कल्चरल कोडिफिकेशन। मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र आने से सोसाइटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था को जन्म के साथ जोड़ दिया। इसमें ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ और ऊपर माना गया। शूद्र वर्ण के लोग जो साफ सफाई और मैनुअल लेबर करते थे उन्हें अनटचेबल कहकर अलग कर दिया गया। इस वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन और भी ज्यादा बढ़ने लगा और वर्ण व्यवस्था एक रिजिड हायरार्की बन गई। नंबर 3, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। ब्रिटिशर्स के दौरान कास्ट डिविजन्स को और भी स्ट्रांग और रिजिड किया गया। 1881 में ब्रिटिशर्स ने कास्ट सेंसस किया था, जिससे सोसाइटी में कास्ट लाइन्स और भी टफ हो गई। ब्रिटिशर्स ने अपर कास्ट के लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज देकर चुप कराया, जबकि लोअर कास्ट लोगों के साथ शोषण किया गया। अपर कास्ट पढ़े लिखे थे, इसलिए वो आवाज उठा सकते थे, लेकिन लोअर कास्ट के लोग चुपचाप सह जाते थे क्योंकि वो मजबूर हो गए थे। इसी तरह वर्ण व्यवस्था जो एक फंक्शनल सिस्टम था, आज हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं जो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। जो पहले सिर्फ 4 वर्णों से शुरू हुआ था, अब वो 3000 कास्ट और 25000 सब कास्ट में डिवाइड हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे डिवाइडेड सोसाइटी कभी डेवलप कर सकता है क्या, और उसके अंदर हम डेवलप हो सकते हैं क्या? 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1950 में संविधान को अपनाकर खुद को रिपब्लिक बनाया। संविधान में क्लियरली मेंशन किया गया कि इक्वालिटी सबकी फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे सब लोग समान हैं, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और साथ में अनटचेबिलिटी को भी खत्म कर दिया गया। दोस्तों, जब संविधान में ऐसा किया गया तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि पूरे देश भर में किसी के साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद आज भी कास्ट के वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इससे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, लोगों तक इससे पहुंचाया नहीं गया है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पेज में बंद होकर रह गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है यहाँ के पॉलिटिशियंस, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर भाषण देते हैं, लेकिन अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए इस इशू को सॉल्व नहीं किया है, अभी तक जिंदा रखा हुआ है। और उनके साथ देते हैं कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स और मीडिया, जो पर्सनल एजेंडा रखते हैं और सिर्फ अपनी फायदा देखते हैं। पॉलिटिशियंस ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज को ब्रिटिशर्स की तरह अपनाया है और कास्ट बेस्ड नैरेटिव्स का यूज करके लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं। इलेक्शन के समय ये कास्ट बेस्ड वोट बैंक्स को टारगेट करते हैं, कम्युनिटीज को अपील करते हैं और रिजर्वेशन पॉलिसीज का प्रॉमिस देते हैं ताकि उनके वोट्स सिक्योर हो सकें। पॉलिटिशियंस ऐसे नैरेटिव बनाते हैं जिसमें रूट कॉज की बात कभी नहीं होती। लोगों को ये लगता है कि ये हमारे भलाई के लिए बात कर रहे हैं और अगर पावर में आए तो इस इश्यूज को सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये सब दिखावा है। देश की स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक इस कास्ट इशू को जिंदा रखा गया है और ये आगे भी होता रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल फायदे इसी में हैं। पॉलिटिशियंस को अच्छे से पता है कि कहां लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि क्या सच में रिजर्वेशन हमारे ग्रोथ को सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। चलिए थोड़ा इस पर भी नजर डालते हैं।
बाबा साहेब आम्बेडकर और संविधान बनाने वाले लोगों ने रिजर्वेशन का कंसेप्ट स्पेसिफिक रीजन के लिए इंट्रोड्यूस किए थे। इसका मकसद सिंपल था, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज पहले से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं उन्हें अपलिफ्ट किया जाए। रिजर्वेशन के जरिए एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकें ताकि वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आ सकें। लेकिन दोस्तों, ये रिजर्वेशन सिस्टम परमानेंट नहीं था, सिर्फ 10 साल के लिए इसको रखा गया था। मकसद ये था कि 10 साल के अंदर कम्युनिटीज को अपलिफ्ट किया जाए और फिर इक्वलिटी अपने आप सोसाइटी में आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, ये रिजर्वेशन हर 10 साल में बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो उन्हें अब तक अपलिफ्ट नहीं करवा पाए या फिर कुछ लोग इन्हें अपलिफ्ट करना ही नहीं चाहते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस आज भी कास्ट बेस्ड एजेंडा को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो पूरे देश में कास्ट सेंसस करवाएंगे और रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस तरह की रिजर्वेशन पॉलिसीज से इक्वालिटी मिलेगी या फिर ये पॉलिसीज सोसाइटी को और भी ज्यादा डिवाइड करेगी? जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है वो तो खुश होंगे, लेकिन बाकी लोगों का क्या? और फिर जो मेरिट के बेस पर आते हैं उनका क्या? क्या ये रिजर्वेशन सिस्टम और भी ज्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट नहीं कर रहा? ये तो वही डिवाइड एंड रूल वाली बात हुई जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ की थी। दोस्तों, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का असली रास्ता रिजर्वेशन नहीं है। अब बात आती है कि रिजर्वेशन देकर क्या पिछड़ा वर्ग को अपलिफ्ट किया जा सकता है? दोस्तों, ये रिजर्वेशन इतने सालों से दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। पहले SC/ST को रिजर्वेशन में शामिल किया गया था, बाद में OBC, SC/BC और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को भी जोड़ा गया था। लेकिन इससे ये इशू सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा? पहले के टाइम में एम्प्लॉयमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर ही जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज थी, तब लोग गवर्नमेंट जॉब्स पर फोकस करते थे, इसलिए वहां रिजर्वेशन रखा गया। लेकिन आज प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन गया है। यहाँ रिजर्वेशन काम नहीं करता। गवर्नमेंट जॉब्स में तो रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में नहीं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए आपको क्वालिटी एजुकेशन और स्किल्स की जरूरत होती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की स्थिति क्या है आप सभी को तो पता ही है। 1000 साल भी रिजर्वेशन रख दो, अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेंगी तो कोई भी समाज में ऊपर नहीं उठ सकता। दोस्तों, हर साल बजट में सरकार एक बड़ा अमाउंट एजुकेशन के लिए एलोकेट करती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सिर्फ स्कूल एजुकेशन के लिए 73,498 करोड़ का बजट रखा गया है। हायर एजुकेशन के लिए 47,619 करोड़ का बजट रखा गया है। हर साल ये बजट का अमाउंट बढ़ता ही जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना सारा पैसा खर्चा होने के बावजूद हमारी एजुकेशन की क्वालिटी काफी कमजोर है। आप एक 10th क्लास बच्चे को एक किताब पकड़ा के पढ़ने के लिए बोलो, नहीं पढ़ पाएगा। अगर उसे जनरल नॉलेज का कुछ सवाल पूछो तो जवाब नहीं दे पाएगा। यही है हमारा एजुकेशन की स्थिति। क्या इसमें कोई डेवलप हो पाएगा? दोस्तों, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये एक आसान काम नहीं होगा, लेकिन 4 फंडामेंटल स्टेप्स लिया जा सकता है जिससे एक ऐसी सोसाइटी बन सके जहां सब लोग इक्वल हो। नंबर 1, सोशल अवेयरनेस एंड माइंडसेट चेंज। सबसे पहला स्टेप होगा कि लोगों के दिमाग से कास्ट का भेदभाव को खत्म करना। उन्हें एजुकेट करना होगा कि कास्ट का ओरिजिन क्या था, कैसे ये एक वर्ण व्यवस्था के रूप में समाज के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आया था और कैसे ये एक अलग अलग फैक्टर की वजह से एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम बन गया। लोगों को ये बताना होगा कि इस देश में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, यहाँ सब लोग समान हैं और यही हमारे संविधान में भी लिखा गया है। नंबर 2, इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल्स। आजकल जिन लोगों के पास पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छी प्राइवेट स्कूलिंग और एक्स्ट्रा ट्यूशन देकर क्वालिटी एजुकेशन दिला रहे हैं। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्मेशन चाहिए जिसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन भी शामिल हो। अगर स्किल्स और क्वालिटी एजुकेशन दी जाए तो लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बना पाएंगे। तब हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। नंबर 3, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज। हमारे संविधान में सबको इक्वालिटी जैसी फंडामेंटल राइट दी गई है, लेकिन इसका सही इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज बनाए गए हैं उन्हें और भी स्ट्रांग बनाना चाहिए और पूरे देश में लागू करनी चाहिए। जो लोग डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। नंबर 4, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए पॉलिटिशियंस का रोल क्रूशियल है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में। अगर वो कास्ट के नाम पर खिलवाड़ करते हैं जैसा कि अब तक होता आया है तो उन्हें अकाउंटेबल बनाना होगा। उनके हर बात को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। आज के सोशल मीडिया के जमाने में आप उन्हें क्वेश्चन कर सकते हैं। उनका काम है डेवलपमेंट लाना, ना कि कास्ट के नाम पर हमें डिवाइड या मैनिपुलेट करना। अगर वो अपने फायदे के लिए कास्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं तो हमें उन्हें जवाब मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें आपको क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइए।